दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए हाईजैक सीजन 2 के नेक्स्ट 4 एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे सैम नेल्सन, जो कि एक बहुत तेज दिमाग वाला आदमी है, एक ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। अब कौन इससे ये काम करवा रहा है और इसकी मजबूरी क्या है, ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उसको देखें, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। सो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 5th एपिसोड में हम देखते हैं, लास्ट एपिसोड में जब नेल्सन ने उस छोटे बच्चे को ट्रेन से नीचे उतार दिया था, तो उसको देखकर बाकी के लोग भी आपस में बातें कर रहे थे कि क्या पता नेल्सन हमारे बच्चे को भी बाहर जाने दे। तभी एक आदमी कहता है कि वो ऐसे कभी भी नहीं मानेगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, पूछने में हर्ज ही क्या है। तभी वो लंबे बाल वाला आदमी, जिसके हाथ पर चोट लगी थी, कहता है बात पूछने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। तभी डॉक्टर अपना बैग लेकर खाली डिब्बे में चली जाती है और उसमें से कुछ निकालने लगती है। सैम उसको साफ नहीं देख पा रहा था कि वो क्या निकाल रही है। फिर वो कैप्टन को धक्का देकर खड़े ब्रेक मरवा देता है, जिसके कारण डॉक्टर के हाथ से रिमोट दूर जाकर गिरता है। फिर वो समझ जाता है कि जरूर गाड़ी के नीचे जो विस्फोटक लगे हैं, ये रिमोट उसी का होगा। तभी हम देखते हैं कि वो लंबे बालों वाला आदमी सभी को भड़काने की कोशिश करता है कि हाईजैकर के पास कोई भी गन नहीं है और ऊपर से वो अकेला भी है और हम बहुत सारे। अगर हमारे पास भी कोई हथियार आ जाए तो हम उसको काबू कर लेंगे। तभी एक औरत कहती है कि उसने हमें बताया था कि ट्रेन के नीचे बॉम्ब लगे हैं। फिर लंबे बालों वाला आदमी कहता है इसके लिए उसको रिमोट तक पहुंचना होगा और हम उसको पहले ही पकड़ लेंगे। इस समय कंट्रोल रूम से क्लारा बार बार सैम से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम टेंशन में था, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम बेली ब्राउन मुझे सौंप दोगे। इस समय अंदर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब जैसे ही वो हमारे पास आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। तभी डॉक्टर खड़ी होती है और कहती है हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक आदमी ट्रेन में लगी एक रोड को उखाड़ लेता है और कहता है बहुत हो गया इंतजार। दूसरी तरफ सैम पायलट को एक टाइमर लगाकर देता है और कहता है अगर मैं 1 मिनट के अंदर वापस ना आऊं तो तुम ट्रेन की लाइट्स ऑफ कर देना। और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। तभी एक आदमी उसको कहता है प्लीज यहाँ और भी बच्चे हैं, उनको भी नीचे उतर जाने दो। लेकिन सैम कहता है बहुत जल्द आप सभी लोग नीचे उतरने वाले हो। फिर लंबे बालों वाला आदमी पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सैम कहता है तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है पायलट लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर सैम मौका देकर डॉक्टर के बैग को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है और वहां से लोकोमोटिव की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो लंबे बालों वाला आदमी रोड लेकर सैम के पीछे पीछे भागता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण सैम नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेनियल, जो कि लंदन पुलिस में था, वो फ्लाइट हाईजैकर से मिलने के लिए जाता है। उसको देखकर स्टुअर्ट पूछता है तू कौन है बे और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। अब डेनियल यहाँ पर क्या करने के लिए आया था ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ट्रेन के सभी पैसेंजर्स मिलकर सैम को बांध देते हैं और उसकी जेब में से वॉकी टॉकी और लोकोमोटिव की चाबियां निकाल लेते हैं। फिर वो लोग लोकोमोटिव खोलकर पायलट के पास पहुंच जाते हैं और उसको ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि इस वक्त हमने सैम को पकड़ लिया है और अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ना चाहते हुए भी पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ती है। इस समय डॉक्टर भी सैम की तरफ गुस्से भरी नजरों से ही देख रही थी कि तुमने ये क्या कबाड़ा कर दिया। तभी ट्रेन रुक जाती है और वो लेडी, जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था, सभी को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहती है। लेकिन सैम उनको रोकता है और कहता है अगर कोई भी नीचे उतरा तो वो लोग ट्रिगर दबा देंगे और सब के सब मारे जाओगे। फिर लंबे बालों वाला आदमी कहता है यहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। फिर सैम के कहने पर पायलट उनको बॉम्ब के दर्शन करवा देता है, जिसको देखने के बाद उनकी जान हलक में आ जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बेग विंटर को बताता है कि मुझे प्लेटफॉर्म और मार्को के घर से जो बारूद के सैंपल मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। 100 किलो सोडियम क्लोरेट और चीनी का इस्तेमाल करके उस बॉम्ब को बनाया गया है। मैंने आपके पास पूरी रिपोर्ट भेज दी है। अगर मैं किसी तरह से ट्रेन के नीचे घुस पाऊं तो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता हूं। फिर वो फोक्स हॉल बार में जाता है और वहां सैम का पासपोर्ट दिखाकर पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो
बारटेंडर कहता है कि मुझे चेहरे बिल्कुल भी याद नहीं रहते। फिर बेक वहाँ पर बैठे एक शराबी से पूछता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हर रोज आते हो, क्या तुमने इस आदमी को कभी देखा है? शराबी कहता है, कल ही 7 बजे के करीब देखा था। वो सामने ही एक ब्रिटिश आदमी के साथ बैठा था, मुझे तो वो कोई ऑफिसर लग रहा था। दूसरी तरफ सैम सभी को बताता है कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। मुझे बस इतना पता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी उनकी मर्जी के बिना हुआ तो वो इस ट्रेन को उड़ा देंगे। हो सकता है तुम में से 2-4 लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन बाकी के सब मारे जाओगे। इसलिए मैं ही हूँ जो तुम सबको बचा सकता हूँ। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में अब सब लोग टेंशन में थे कि ये ट्रेन रास्ते में क्यों रुक गई। तभी ओलिविया के पास फेबर की कॉल आती है और वो ओलिविया को मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ सैम सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जर्मन सरकार को यही लगते रहना चाहिए कि मैं ही हाईजैकर हूँ और इस समय ट्रेन में भी कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। फिर घुंघराले बाल वाला आदमी पूछता है कि फ्रेडी को किसने मारा। सैम कहता है, हम दोनों में से किसी ने भी नहीं मारा। तभी इतने में एक पैसेंजर ट्रेन के नीचे से बॉम्ब चेक करके आता है और बताता है कि ट्रेन के नीचे कुल 8 बॉम्ब लगे हैं, हर डिब्बे के नीचे 2 बॉम्ब। तभी वॉकी टॉकी में से विंटर की आवाज आती है कि हम अगले स्टेशन पर तुम्हें वो आदमी सौंप देंगे जो तुम्हें चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग पूछने लगते हैं कि वो आदमी कौन है। सैम बताता है कि वो एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसको बर्लिन में ही कैद करके रखा गया था। जो लोग मुझसे ये काम करवा रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं तुम सबके बदले सरकार से उस आदमी की डिमांड करूं और सरकार तब तक उस आदमी को नहीं सौंपेगी जब तक तुम सभी के सभी ट्रेन से नीचे नहीं उतर जाते। फिर जैसे ही ट्रेन चलती है कंट्रोल रूम में सबको पता चल जाता है। फिर क्लारा पूछती है, ओटो क्या तुम ठीक हो? सैम पैसेंजर की इजाजत लेकर उससे बात करता है और कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है और अगर आप लोग अगले स्टेशन पर मुझे जॉन बेली ब्राउन सौंप दोगे तो सब लोग सेफली ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे। दूसरी तरफ डेनियल स्टुअर्ट से पूछता है, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है कि जर्मन में इस समय क्या हो रहा है। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा और बदले में एक आरामदायक सेल में भी भिजवा दूंगा। जरा सोचो, जिनको तुम बचा रहे हो उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या है। लेकिन स्टुअर्ट कुछ भी बताने से मना कर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया फेबर के पास जाती है और पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। फेबर कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान हैं जिनको हर हालत में जॉन बेली ब्राउन चाहिए, एक मैं और दूसरा सैम नेल्सन। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उस ट्रेन हाईजैकर के पीछे सैम का हाथ नहीं है, बल्कि उससे तो ये काम करवाया जा रहा है। उन लोगों ने जानबूझकर सैम को चुना ताकि सब लोग यही सोचें कि सैम ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ही बेली ब्राउन की डिमांड की है। फिर वो पूछता है कि जब जॉन बेली ब्राउन जर्मन में आया तो हमने उसके सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए थे ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले, लेकिन उसके यहाँ पर आने के फुटेज तुम्हारे हाथ कैसे लगे? ओलिविया कहती है, शायद कोई तो है जो ये रिकॉर्ड्स अपने पास रखना चाहता था और मैं उसको जानती हूँ। फेबर कहता है, मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवाओ, मिलकर पता लगाते हैं कि सैम को यहाँ पर किसने भेजा। दूसरी तरफ लंबे बालों वाला आदमी पायलट से पूछता है कि सैम बेली ब्राउन को क्यों छुड़वाना चाहता है। फिर वो सैम के पास आकर पूछता है कि तुम उस आदमी को क्यों छुड़वाना चाहते हो जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। सैम बताता है कि अगर मैंने उसको नहीं छुड़वाया तो वो लोग मेरी बीवी को मार डालेंगे। अगले सीन में हम उन दोनों शिकारियों को देखते हैं जिन्होंने सैम की वाइफ की निगरानी कर रहे आदमी को मार डाला था। फिर वो लोग उस आदमी को उसी की कार की डिग्गी के अंदर बंद कर देते हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये दोनों भी हाईजैकर्स के लिए ही काम करते हैं। इतने में मार्शा भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि मैं शाम की सैर पर जा रही हूँ। फिर उसके जाने के बाद गोल्ड नाम का शिकारी पूछता है कि क्या इसने गोली की आवाज सुनी होगी, लेकिन बेला उसके हाथ की तरफ इशारा करती है कि तुम्हारे हाथ में इस समय कार की चाबियां हैं, जरूर उसको शक हो गया होगा। दूसरी तरफ डेनियल स्टुअर्ट को समझा रहा था कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। जरा सोचो, उन लोगों की वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली मारी गई। फिर स्टुअर्ट बताता है कि मुझे मरने के लिए ही उस फ्लाइट पर चढ़ाया गया था, लेकिन सैम ने पूरा प्लान विफल कर दिया और वो सारा का सारा मामला मुझ पर थोप दिया गया। अब मुझे मेरी ये लाइफ स्वीकार है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लोग किस प्लेन हाईजैक की बात कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन में दिए गए लिंक के जरिए फर्स्ट सीजन देखना होगा, जो कि बहुत ही शानदार है।
दूसरी तरफ बेला नाम की वो शिकारी गोल्ड को साथ लेकर मार्शा के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि इन दोनों को शक था कि मार्शा को सब कुछ पता चल गया होगा कि हमने ही उस आदमी को मारा है और अब वो पुलिस में फोन करके हमारे बारे में कंप्लेंट ना कर दे। फिर बेला गोल्ड का हाथ काटती है और मार्शा से हेल्प मांगती है। मार्शा उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। अब ये दोनों उसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बूढ़ी औरत को डॉक्टर पर शक हो रहा था। पूरे मामले के बीच में बिल्कुल शांत रही, कुछ भी नहीं बोली और इसके अलावा वो बार बार अपने बैग में भी हाथ मार रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत उसके पास जाती है और उसका बैग छीनने लगती है, लेकिन पास में खड़ा आदमी बैग ले लेता है और खोल के देखता है तो बैग में से उसको कंट्रोलर मिलता है। फिर सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि जरूर ये बॉम्ब का ही कंट्रोलर होगा। सैम कहता है सही बोल रहे हो, ये भी उन लोगों में शामिल है। फिर वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब इस बात से नाराज होकर लंबे बालों वाला आदमी ट्रेन की ब्रेक खींच देता है और ट्रेन झटके के साथ रुक जाती है। कंट्रोल रूम में सब लोगों की नजर इस वक्त रुकी हुई ट्रेन पर ही थी। फिर विंटर क्लारा को सैम से बात करने के लिए कहती है और बार बार कॉल करने पर भी जब वो जवाब नहीं देता तो विंटर काफिले को फोन करके वहीं पर रुकवा देती है, जिसके कारण जॉन बेली ब्राउन का रास्ता बदल दिया जाता है और वो लोग उसको वापस ले जाते हैं। तभी सैम सभी को समझाता है कि हम स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे, इसके बाद सब लोग आजाद हो जाते। लेकिन तभी डॉक्टर कहती है कि डिटोनेटर मुझे दे दो, मुझे हर 15 मिनट में इसको रीसेट करना पड़ता है और अगर नहीं किया तो बॉम्ब विस्फोट हो जाएगा और हम सब के सब मारे जाएंगे। सैम कहता है तुम भी मारी जाओगी तो फिर कोड क्यों नहीं बता देती। फिर डॉक्टर उनको 4 अलग अलग कोड बताती है, जिसमें से 3 तो रीसेट हो जाते हैं, लेकिन चौथे बॉम्ब का टाइमर रीसेट नहीं होता। फिर सैम कहता है जल्दी से मेरे हाथ खोलो और बताओ कि ये कौन से बॉम्ब का टाइमर था। डॉक्टर बताती है कि सबसे पीछे वाले डिब्बे का। फिर सैम चाबियां लेता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसको जितने भी लोग मिलते हैं वो सभी को यही कहता है कि सबसे आगे वाले डिब्बे में पहुंच जाओ और जैसे ही वो लास्ट वाला डिब्बा खाली करवाकर वापिस तीसरे डिब्बे में जाने लगता है तो चौथे डिब्बे वाला बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण सैम घायल हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं ट्रेन में धमाका होने के कारण कंट्रोल रूम में खलबली मच जाती है। किसी को भी धमाका होने का कारण पता नहीं चलता, इसलिए सब लोग अलग अलग अंदाजे लगाने लगते हैं। फिर विंटर कहती है कि जल्दी से सैम नेल्सन के साथ संपर्क करो और पता लगाओ कि वहां पर क्या हुआ था। अब धमाके की खबर लंदन तक भी पहुंच जाती है और डेनियल को भी पता चल जाता है कि जर्मनी में हाईजैक की हुई ट्रेन के अंदर धमाका हो गया और अब जॉन बेली ब्राउन को भी वापस हिरासत में भेजा जा रहा है। फिर वो इस बात की खबर देने के लिए स्टुअर्ट के पास जाता है और कहता है अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें वापस जेल में भेज रहे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा दोस्त सैम नेल्सन भी कुछ दिनों बाद तुम्हारे ही साथ होगा। दूसरी तरफ सैम को भी होश आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और कान में सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ट्रेन का पायलट अनाउंसमेंट करता है कि अगर आप सब लोग शांति से एक जगह पर बैठ जाएंगे तो जल्दी ही हम इस मुसीबत से छुटकारा पालेंगे। फिर सैम डॉक्टर को अपने साथ लेकर लोकोमोटिव में जाता है और कहता है तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम सब कुछ बता दो, तभी हम इस मुसीबत से छुटकारा पा पाएंगे। मैं अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। अब तुम जल्दी से उस आदमी से बात करो जिसने तुमको ये काम सौंपा था। लेकिन डॉक्टर कहती है मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। फिर सैम कहता है तुम झूठ मत बोलो, जल्दी से उसके पास फोन करो और बताओ कि नियंत्रण अभी भी हमारे ही हाथ में है, इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठा ले। फिर डॉक्टर उस आदमी के पास फोन करने लगती है जिसको कोई और नहीं बल्कि जॉन बेली ब्राउन की सिक्योरिटी कर रहा एक ऑफिसर उठाता है। वो ऑफिसर कहता है कि अब नियंत्रण हमारे हाथ से जा चुका है और ऊपर से हमें जॉन बेली ब्राउन को वापस ले जाने का ऑर्डर मिला है। और फिर ऐसा कहते ही वो सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन डॉक्टर कहती है नहीं, प्लीज मेरा यकीन करो, अभी भी सब कुछ हमारे ही हाथ में है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हम लोग जिसके लिए काम करते हैं उसको असफलता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर सैम उसकी आवाज पहचान लेता है और खुद फोन ले लेता है। सैम कहता है मैं जानता हूँ तुम वही इंसान हो जिससे मैं कल मिला था और जो काम तुमने मुझे सौंपा था मैं वो काम करने में सफल रहा हूँ और जल्दी ही बेली ब्राउन मेरे पास होगा। लेकिन ऑफिसर कहता है ये सब लोग बेली ब्राउन को वापस सेफ हाउस भेज रहे हैं। फिर सैम कहता है कि मैं उनको जॉन बेली ब्राउन को वापस बुलाने पर मजबूर कर सकता हूँ और ये बात सुनते ही वो आदमी बॉम्ब डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है ये काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, वरना उसके बाद मैं ट्रेन को उड़ा दूंगा और तुम्हारी वाइफ भी तब तक ही सेफ रहेगी जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। फिर पायलट ट्रेन को स्टार्ट कर देता है और वहां से भगा लेता है। सैम भी तुरंत कंट्रोल रूम फोन करता है और पूछता है
बेली ब्राउन आया या नहीं। विंटर झूठ कह देती है कि वो जल्दी ही पहुंचने वाला है, लेकिन सैम कहता है झूठ मत बोलो, जल्दी से उसके काफिले को वापस बुलाओ वरना वो लोग पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। फिर विंटर जॉन बेली ब्राउन को वापस लाने का ऑर्डर देती है। फिर वो आदमी फिर से डॉक्टर के पास फोन करता है और कहता है जॉन बेली ब्राउन को वापस बुलाया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर फोन काटने के बाद सैम कहता है अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो सबको वो मिलेगा जिनको जिस चीज का वादा किया गया है। पायलट कहता है सिवाय फ्रेडी के, उस बेचारे ने जान गंवा दी। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने फ्रेडी को क्यों मारा। डॉक्टर कहती है क्योंकि तुम दोनों ने गड़बड़ कर दी थी। जब तुम दोनों ट्रेन से बाहर थे तो वो कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो सारा प्लान बिगाड़ देता तो वो आदमी जो ये सब कुछ करवा रहा है पूरी ट्रेन को ही उड़ा देता और फिर मार्शा को भी मार देता। अगले सीन में हम मार्शा को देखते हैं जो कि शिकारी गोल्ड का हाथ देखकर कहती है कि यहाँ पर तो टांके लगाने पड़ेंगे क्योंकि जख्म बहुत ही गहरा है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर पट्टी बांध देती हूँ। फिर वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी दरवाजे की आवाज सुनकर वो दोनों शिकारी भागकर घर के बाहर जाते हैं ताकि मार्शा को ढूंढ सके, लेकिन असल में मार्शा बाहर गई ही नहीं थी, उसने जानबूझकर दरवाजे की आवाज की। फिर वो जल्दी से गोल्ड की जैकेट में से कार की चाबियां निकालती है और घर के बैक साइड जाकर छुप जाती है। फिर वो दूसरी दिशा में पत्थर फेंक कर आवाज करती है और उन दोनों को गलत दिशा में भेज देती है और खुद कार की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ सैम और डॉक्टर ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं और लोगों को शांत करवाते हैं। सैम कहता है कि हम सब यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हैं और हम इसमें तभी कामयाब होंगे जब शांति से काम लेंगे, बस थोड़ी देर की और बात है, फिर हम सब अपने अपने घर पर होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर मोहाने विंटर को समझाता है कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी तो हमारे फौजी वहीं आसपास में ही छुपे होंगे और ट्रेन के रुकते ही सैम नेल्सन को गोली मार देंगे, जिसके कारण ये पूरा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर विंटर आदेश देती है कि अपने फौजियों को कहो सही जगह पर छुप जाएं। तभी हम ओलिविया को देखते हैं जो ब्रिटिश एम्बेसी में जाकर ऑफिसर ग्रैहम से मिलती है। ग्रैहम पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर आने की परमिशन भी नहीं है। फिर ओलिविया कहती है मैं जिसके साथ आई हूँ उसको कहीं भी जाने की परमिशन है। तभी फेबर उसके सामने आता है और कहता है मैं MI5 से हूँ, हमें आपकी हेल्प चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं सैम विंटर के पास फोन करता है और उसके आगे अपनी 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त की प्लेटफॉर्म पर कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा और दूसरी शर्त वहां पर जॉन बेली ब्राउन अकेला आएगा और अगर आपने मेरी दोनों शर्तें मान ली तो मैं सब लोगों को ट्रेन से जाने दूंगा। फिर डॉक्टर पूछती है जहां पर ये डील होगी यानी कि बर्गमन स्ट्रांड से यहाँ से कितनी दूर है। फिर पायलट बताता है बस 2 स्टेशन दूर है। दूसरी तरफ ओलिविया सभी को बताती है कि सैम ने मेरे पास ईमेल के जरिए सबूत की फाइलें भेजी थी और ये बहुत ही गोपनीय जानकारी थी जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फेबर पूछता है कि जब ये सभी फुटेज सिस्टम से डिलीट कर दी गई थी तो सैम नेल्सन के पास कहां से आ गई। ग्रैहम कहता है ये तो हमें नेल्सन के कंप्यूटर से ही पता चलेगा। फिर ओलिविया बताती है कि उसका फोन और लैपटॉप पुलिस वालों को उसके होटल के कमरे में से मिला है। फिर ग्रैहम फोन करके उसका लैपटॉप मंगवाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखता है डिटेक्टिव बेक मार्को की पत्नी को ढूंढ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। अगाथा बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे कभी भी कोई बात नहीं बताता, पूछने पर बस यही कहता है कि तुम जितना कम जानोगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। वो मुझे बोलकर गया है कि अगले कुछ हफ्ते हमारी मुलाकात नहीं होगी। फिर बेक कहता है मुझे पता है इस समय वो कहां पर जा रहा होगा। फिर वो एयरपोर्ट पर फोन करता है और कहता है आज सुबह बर्लिन से जाने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों की सूची निकलवाओ, मुझे हर एक का नाम चाहिए। फिर वो अगाथा से पूछता है कि मार्को का असली नाम क्या है, बता दो वरना तुम उससे कभी भी मिल नहीं पाओगी। फिर अगाथा बता देती है कि मार्को का असली नाम है जोजेफ कमिंस्की। फिर बेक को पता चलता है कि आज वो वारसा के लिए निकलने वाला था और फ्लाइट थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ ऑफिसर्स जॉन बेली ब्राउन को लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। वो शख्स भी उनके ही साथ था जिसने सैम से ये हाईजैक करवाया था। फिर वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ फौजी फैले हुए हैं, इसलिए वो मैसेज करके डॉक्टर को बताता है कि तुम लोग सावधान रहना। फिर डॉक्टर भी सैम को बता देती है कि वहाँ पर चारों तरफ GSG 9 के लोग फैले हुए हैं।
फिर सैम विंटर के पास फोन करता है और कहता है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब आपको पैसेंजर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मुझे बैली ब्राउन नहीं मिल जाता। फिर वो पायलट को वहीं पर ट्रेन रोकने के लिए कहता है। फिर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुक गई। डॉक्टर पूछती है, तुमने ट्रेन को क्यों रुकवाया? फिर नेल्सन कहता है कि विंटर हमें बहला फुसला कर अपने पास बुला रही है ताकि हम जैसे ही वहाँ पर जाएं वो या तो हमें पकड़ ले या फिर मरवा दे। फिर पायलट कहता है, जो भी सोचना है अभी सोच लो, क्योंकि उस स्टेशन से आगे कोई भी रास्ता नहीं है और अगर हम उस स्टेशन पर उतर गए तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। फिर वो बताता है कि धमाके के कारण ट्रेन में लगे सेंसर्स में खराबी आ गई है। अब कंट्रोल रूम को नहीं पता कि हम इस वक्त कहां पर हैं। फिर सैम कहता है, अगर हम उनके जाल से बचकर निकल गए तो यस, हमारे पास बचने का अभी भी एक मौका है। दूसरी तरफ मार्शा जब कार के पास पहुंचती है तो कार पर लगा हुआ खून देखकर वो कार की डिग्गी खोलकर देखती है और जब वो उसमें लाश देखती है तो घबरा जाती है। तभी उसको वो दोनों शिकारी वहीं पर आते हुए दिखते हैं और फिर वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सैम पायलट को समझाता है कि हम दोनों गाड़ी की लाइन चेंज करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम ट्रेन को बर्गमन स्ट्रांड से ले जाने की बजाय कहीं और ले जाएं। और जब मैं तुम्हें कहूं तो तुम ट्रेन लेकर वहां पर आ जाना, वरना वापस आने में काफी समय खराब हो जाएगा। और अगर तुमसे कोई फालतू के सवाल जवाब पूछे तो उनको शांत रहने के लिए कहना। कंट्रोल रूम में इस समय सभी लोग ट्रेन का ही इंतजार कर रहे थे। फिर विंटर क्लारा को कहती है कि सैम से पूछो और कितनी देर लगेगी, लेकिन सैम तो ट्रेन के अंदर था ही नहीं और पायलट भी कोई जवाब नहीं देता। इस समय फौजी ट्रेन की तरफ ही जा रहे थे। तभी सैम क्लारा को अपने वॉकी टॉकी के जरिए जवाब देता है कि हम स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पर हैं। पासिंग सिग्नल 168 से गुजर रहे हैं। और फिर वो जल्दी ही क्रॉसिंग लाइन के पास पहुंच जाता है और टूल बॉक्स में से टूल निकालकर लाइन चेंज करने लगता है। इतने में वही एशियन लेडी सैम को बुलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो तो ट्रेन में था ही नहीं। फिर पायलट पूछता है, अब क्या चाहिए? वो लेडी बताती है कि अंदर एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई है, उनको तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। फिर पायलट कहता है कि मुझे फर्स्ट एड देनी आती है। फिर वो उस बुजुर्ग महिला के पास जाने लगता है। दरअसल बम फटने के कारण उस महिला को अंदरूनी चोट लग गई थी, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। दूसरी तरफ वो औरत जिसको पिछले स्टेशन पर उसका बच्चा लुटाया गया था, कंट्रोल रूम में आती है और कहती है, जब मैं ट्रेन में से अपना बच्चा लेने के लिए गई तो हाईजैकर ने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी, शायद आप लोगों को देने के लिए ही दी होगी। दूसरी तरफ फौजी धीरे धीरे क्रॉसिंग लाइन की तरफ ही बढ़ रहे थे। फिर वो अपना नाइट विजन ऑन करके दबे पांव आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में पायलट भी उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है और चेक करके बताता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही। फिर उनकी मौत पर सब लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इतने में सैम भी लाइन चेंज कर देता है और पायलट को कहता है, जल्दी से आ जाओ, लेकिन वो तो लोकोमोटिव में था ही नहीं और ना ही उसके पास वायरलेस था। तभी ट्रेन की तरफ बढ़ रहे फौजी को टॉर्च की रोशनी नजर आती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है। दूसरी तरफ जब पायलट वापस जाने लगता है तो लंबे बालों वाला आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर पायलट चिल्लाकर कहता है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी तुम सबके जैसे फैमिली है और मैं वापस जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कंट्रोल रूम में जब सब लोग उस पेन ड्राइव को ओपन करते हैं तो उसमें से उनको लोकोमोटिव की रिकॉर्डिंग मिलती है। फिर फास्ट फॉरवर्ड करने पर उनको पता चलता है कि फ्रेडी को सैम ने नहीं बल्कि ट्रेन में ही सवार किसी औरत ने मारा था। इतने में वो फौजी भी क्रॉसिंग लाइन के पास पहुंच जाता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि मैंने वहां पर सैम को देखा है और उसके साथ एक औरत भी है। अब जल्दी से बताइए क्या करना है। विंटर पूछती है, पता करो कि क्या वो वही औरत है जिसने फ्रेडी को मारा था। फिर वो फौजी उस औरत की कद काठी और उम्र का अंदाजा लगाकर बताता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही औरत है जिसने फ्रेडी को मारा था। तभी चलते चलते फौजी के पांव से शोर हो जाता है और सैम आवाज लगाकर पूछता है, कौन है वहां? फिर वो फौजी कहता है, अभी की अभी अपने हाथ ऊपर कर लो। लेकिन सैम डॉक्टर को पकड़कर अपने आगे कर लेता है ताकि फौजियों को ये लगे कि उसने किसी पैसेंजर को अपनी ढाल बनाया हुआ है। फिर सैम दोबारा से पायलट से बात करने की कोशिश करता है और कहता है, कमबख्त जल्दी से ट्रेन लेकर आओ वरना हम मारे जाएंगे। तभी फौजी से पूछा जाता है कि उस औरत ने कपड़े कौन से पहने हैं और उसके बालों का रंग क्या है। फौजी सब कुछ सही सही बता देता है, जिसके कारण विंटर श्योर हो जाती है कि ये वही औरत है जिसने फ्रेडी को मारा था और ये सैम की साथी है। फिर वो उस फौजी को उन दोनों को शूट करने का ऑर्डर दे देती है। इतने में ट्रेन भी वहां पर आ जाती है, लेकिन उन दोनों को ट्रेन पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले ही वो फौजी गोली चला देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
7th एपिसोड में हम देखते हैं मार्शा दोनों शिकारियों से बचकर जंगल में छुपी हुई थी। तभी उससे थोड़ी दूर एक कार आकर रुकती है और उसमें से बेला अपने शिकारी कुत्तों के साथ बाहर निकलती है ताकि मार्शा को ढूंढ सके। फिर गोल्ड भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब मार्शा को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो अपनी टूटी हुई लात के साथ वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ फौजी जब वापस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बताते हैं कि हमने एक गोली मारी, लेकिन फिर भी वो बचकर भाग गए। अब जल्दी ही ये बात कंट्रोल रूम तक भी पहुंच जाती है कि एक हाईजैकर को गोली लग गई और एक अभी भी बचा हुआ है और उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से ट्रेन का रास्ता भी चेंज कर दिया। तभी क्लारा ट्रेन में कॉल करके पूछती है कि क्या वहाँ सब लोग ठीक हैं। सैम कहता है ऑटो इसकी बात का जवाब मत देना, बस तुम गाड़ी चलाते रहो। दरअसल जब फौजी ने गोली चलाई थी तो वो सैम के हाथ को चीरती हुई डॉक्टर को जा लगी, इसलिए दोनों ही घबराए हुए थे। फिर सैम कहता है अगर हमने पैसेंजर्स को छोड़ दिया तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ विंटर ऑर्डर देती है कि जल्दी से ट्रेन का पता लगाओ और ये मिशन खत्म करो। फिर क्लारा अपने बॉस से पूछती है कि अगर इनको ट्रेन मिल गई तो क्या ये लोग सैम को मार डालेंगे। फिर उसका बॉस कहता है ये सब हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर सैम से पूछती है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं भी तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे पैसेंजर समझते तो कभी भी मुझ पर गोली नहीं चलाते। सैम कहता है हमें बताना पड़ा। ये बात जानकर डॉक्टर दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फेबर विंटर के पास फोन करता है और बताता है कि सैम को फुसलाकर जर्मनी में बुलाया गया। कोई तो है जो उससे जानबूझकर ये काम करवा रहा है। सैम असली अपराधी नहीं है। विंटर कहती है चाहे कोई भी हो, सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी है। अब हमारी टीम को जब भी मौका मिलेगा तो उनका पहला निशाना सैम ही होगा। फेबर कहता है सैम को मारने से ये किस्सा खत्म नहीं होगा, लेकिन विंटर कहती है अगर तुम चाहते हो कि सैम को ना मारा जाए तो उसको बचाने के लिए कोई अच्छा सा सबूत लेकर आओ। दूसरी तरफ असली हाईजैकर जिसका नाम रॉबर्ट लैंग था, जॉन बेली ब्राउन के पास जाता है और कहता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें बचाने के लिए ही हो रहा है, इसलिए अपना सहयोग देते रहो। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो रात होने से पहले तुम आजाद हो जाओगे। फिर जब वो वहां से बाहर जाने लगता है तो किसी दूसरे ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। फिर रॉबर्ट बाहर जाकर डॉक्टर के पास फोन करता है, लेकिन डॉक्टर फोन उठाती ही नहीं। फिर सैम उसके हाथ से फोन छीनकर खुद उठा लेता है और कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। रॉबर्ट कहता है अगर मुझे डॉक्टर की आवाज सुनाई नहीं देगी तो मैं समझूंगा मिशन खतरे में है, इसलिए मैं इस ट्रेन को उड़ा दूंगा और तुम्हारी वाइफ भी मारी जाएगी। फिर सैम वो फोन डॉक्टर की तरफ कर देता है, लेकिन वो दर्द में थी इसलिए बोल नहीं पाती। इतने में वो दूसरा ऑफिसर दबे पांव रॉबर्ट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि ये जान सके कि ये क्या खिचड़ी पका रहा है। इतने में डॉक्टर बोल पड़ती है और कहती है कि मेरे कंधे पर गोली लगी है, जल्दी से कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये सारा मामला जल्दी से निपट जाए। रॉबर्ट कहता है ट्रेन लेकर जमीन से बाहर आ जाओ, क्योंकि लोगों के सामने ये लोग तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। फिर पूछने पर पायलट बताता है कि ब्रिट सयूट्स में एक डिपो है जहां एक बहुत बड़ा रेलवे यार्ड है, हम वहां पर जा सकते हैं। फिर रॉबर्ट कहता है कंट्रोल रूम में फोन करके बता दो कि हम वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन सैम कहता है जब तक हम वहां पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसकी जानकारी किसी को भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ ओलिविया फेबर और ग्रैहम को बताती है कि हमने सैम का ब्रीफकेस मंगवा लिया है जो उसने अपने होटल रूम में छोड़ा था, उसमें उसका लैपटॉप भी था। फिर ग्रैहम उसका लैपटॉप चेक करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं पायलट बताता है कि जिस डिब्बे में बम फटा था वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन को पूरी पावर नहीं मिल पा रही, हमें कुछ तो करना होगा। फिर सैम लास्ट वाले डिब्बे को चेक करने के लिए जाता है और आकर बताता है कि ये ट्रेन 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर हम पीछे वाले 2 डिब्बों को इस ट्रेन से अलग कर दें तो हमें रफ्तार बढ़ाने में पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। पायलट कहता है हमें ये सब जल्दी ही करना होगा। दूसरी तरफ दोनों शिकारी अभी भी मार्शा को ही ढूंढ रहे थे। फिर बेला गोल्ड को कहती है कि हमें मार्शा को जल्दी ढूंढना होगा, अगर वो यहाँ से भाग गई तो रॉबर्ट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में भी न्यूज चैनल के जरिए सभी को पता चल जाता है कि वो लोग ट्रेन को लेकर डिपो की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उन पर खुलेआम हमला ना कर पाए। इसलिए विंटर कहती है उनको जमीन से बाहर निकलने से पहले ही दबोचना होगा। फिर मुहानो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि ट्रेन को बाहर जाने से रोको। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट अपने कोलीग को बात करने के लिए एक बंद कमरे में लेकर जाता है और पूछता है कि क्या तुम जानते हो GSG-9 टीम को कहां भेजा गया है। दूसरा ऑफिसर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूं
तुम इतने सारे फोन किसको कर रहे हो? क्या न्यूज चैनल को भी तुमने ही खबर दी है? फिर वो रॉबर्ट पर गन तान देता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी गन छीनकर उसको मार देता है। दूसरी तरफ मार्शा शिकारियों से बचती हुई काफी दूर चली जाती है और फिर रेंज में आते ही उसके फोन पर धड़ाधड़ मैसेज भी आने लगते हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के पास फोन करती है और बताती है कि निक मारा गया और अब मेरी जान को भी खतरा है। डेनियल कहता है तुम रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। शायद जो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं वो तुम्हारा इस्तेमाल करके सैम से अपना मनचाहा काम करवा रहे हैं। फिर मार्शा कहती है मुझे अभी की अभी सैम से बात करनी है, लेकिन डेनियल कहता है ये काम पॉसिबल नहीं है। अब डेनियल इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो स्टुअर्ट को ही पीट देता है, लेकिन सब लोग उसको छुड़ा देते हैं। फिर अगाथा उसको हौसला देते हुए कहती है कि मैंने हवाई सहायता को फोन कर दिया है, वो जल्दी ही मार्शा को ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ मार्शा सैम के पास फोन करती है, लेकिन उसका फोन ओलिविया उठाती है। ओलिविया कहती है तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो कह सकती हो, हम तुम्हारा मैसेज सैम तक पहुंचा देंगे। फिर मार्शा कहती है सैम मुझे खुद के खिलाफ यूज मत होने दो, कम से कम आज तो नहीं। दरअसल आज के ही दिन इन दोनों के बेटे की जान गई थी। जिस समय मार्शा ये सब बातें बोल रही थी, ओलिविया ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर फेवर कहता है कि हमें विंटर को विश्वास दिलाने के लिए जो सबूत चाहिए था वो मिल गया। फिर सैम का लैपटॉप चेक करने के बाद ग्रैहम बताता है कि जो भी इंसान सैम को ऑर्डर दे रहा था वो इतनी कड़ी सुरक्षा इस्तेमाल करता है कि उसको ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। शायद वो किसी खुफिया विभाग में काम करता होगा। वो जो कोई भी है हमारे ही बीच में है। दूसरी तरफ डॉक्टर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, इसलिए सैम अपना दिमाग चलाता है और उसको सबसे पीछे वाले डिब्बे में ले जाता है। फिर वो यात्रियों को कहता है कि जितने भी बच्चे और बूढ़े हैं सब मेरे साथ आओ। फिर वो उनको भी लास्ट वाले डिब्बे में ले जाने लगता है। फिर उन सबको लास्ट वाले डिब्बे में बंद करने के बाद वो पायलट से कांटेक्ट करता है और पायलट ट्रेन रोककर सैम को गाइड करता है कि किस तरह से हम पीछे वाले डिब्बे को अलग कर सकते हैं। लेकिन इतने में वहां पर कुछ फौजी भी आ जाते हैं और अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते हैं। अब विंटर उनको अपनी कार्रवाई करने का ऑर्डर देने ही वाली थी। इतने में वहां पर ओलिविया आ जाती है और कहती है एक बार आप इस रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी विंटर अपना फैसला नहीं बदलती, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल था। फिर ओलिविया उसको दोबारा से समझाती है कि इसका मास्टरमाइंड सैम नहीं है, उसको मारने से कुछ भी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो आदमी और भड़क जाएगा जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट है। दूसरी तरफ सैम और डॉक्टर एक साथ बटन दबा देते हैं और वो दोनों डिब्बे अलग हो जाते हैं। लेकिन इतने में भी इनकी मुसीबत नहीं टलती, बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि कंट्रोल रूम से वहां की लाइट काट दी जाती है। फिर वो फौजी एक एक करके ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। फिर चौथा डिब्बा चेक करने पर उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर जाते हैं वो तीसरे डिब्बे में, जहां पर उनको 50 से भी ज्यादा लोग मिलते हैं। फिर फौजी उन लोगों को कहते हैं चुपचाप बिना शोर किए पीछे के रास्ते से बाहर चले जाओ। फिर कहने के मुताबिक वो सभी लोग पीछे वाले डिब्बे में चले जाते हैं और वहां से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा अभी भी नहीं उतरता जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी। फिर वो फौजी उस बूढ़े आदमी को भी वहां से भेज देते हैं, जिसके बाद वो सब दूसरे डिब्बे में जाने लगते हैं। लेकिन उनको बीच का रास्ता बंद मिलता है। फिर वो डायनामाइट लगाकर उस दरवाजे को उड़ा देते हैं और जब वो वहां से दूसरे डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं तो उनको सैम अपने सामने ही खड़ा मिल जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर उनके बीच में खड़ी हो जाती है और ट्रेन के नीचे लगे बॉम्ब का बटन दबाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही फौजी उसको भून देते हैं। फिर वो फौजी सैम को कहते हैं हिलना मत। सैम कहता है मेरे पास कोई हथियार नहीं है। फिर वो कंट्रोल रूम में क्लारा के पास फोन करता है कि अगर आप सब लोग मुझे मार भी दोगे तो भी इन यात्रियों की मौत को कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ पर अपनी खुशी से आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर लाया गया हूँ और अगर मैं मर भी गया तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। मुहानो कहता है ये हमें झांसा दे रहा है, यही तो इसका काम है। लेकिन ओलिविया कहती है ये सच बोल रहा है। फिर विंटर पूछती है सैम इन यात्रियों को बचाने का हमारे पास और क्या तरीका है? सैम कहता है किसी भी तरह इस हाईजैक को कंप्लीट हो जाने दो, बस यही एक तरीका है। फिर विंटर उसकी बात मान जाती है और वापस से लाइट ऑन करवा देती है। तभी सैम पायलट को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और फिर वो लोग फौजियों के सामने से ही निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्को प्लेन में बैठकर जर्मनी से निकलने की तैयारी में था,
लेकिन ऐन मौके पर वहां पर डिटेक्टिव बैक भी आ जाता है और मार्को को गिरफ्तार कर लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं स्टुअर्ट को जब अपने सेल में बंद किया जाता है तो पुलिस वाली उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स थमा देती है और जब वो उसको खोलकर देखता है तो उसमें उसको एक छोटा सा फोन मिलता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं डिटेक्टिव बेक मार्को को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और पूछता है बताओ तुमने ये काम किसके लिए किया। मार्को कहता है अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। फिर डिटेक्टिव कहता है अगर तुम ये बॉम्ब डिफ्यूज करने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने दूंगा। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ओलिविया सैम के पास फोन करती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम ये सब अपनी पत्नी को बचाने के लिए कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। फिर ओलिविया सैम को उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसको सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाता है और पूछता है क्या वो ठीक तो है। ओलिविया कहती है हमारे सिपाही उनको ढूंढ रहे हैं। फिर सैम कहता है मेरी पत्नी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जॉन बेली ब्राउन को मेरे पास भेजो। अगले सीन में हम देखते हैं लंदन की जेल में सिक्योरिटी गार्ड स्टुअर्ट को सैर करवाने के लिए ले जाते हैं क्योंकि वो आज पूरे दिन से जेल के अंदर ही बंद था। फिर बाहर जाते ही वो अपना सीक्रेट फोन निकालता है जो कि उसको पिछले एपिसोड में ही मिला था और उससे वो रॉबर्ट लैंग के पास कॉल करता है। स्टुअर्ट पूछता है क्या तुम्हें पता है नियंत्रण तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। सैम की पत्नी मार्शा तुम्हारे आदमियों को चकमा देकर भाग गई और अगर वो वापस हाथ में नहीं आई तो खेल खत्म समझो। फिर रॉबर्ट पूछता है तो मैं क्या करूं, ट्रेन को उड़ा दूं? स्टुअर्ट कहता है नहीं, इससे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ट्रेन को उड़ाने से पहले बेली ब्राउन का उसमें होना जरूरी है, तभी मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बेक जब उस डिपो पर पहुंचता है जहां पर ट्रेन आने वाली थी तो उसकी कोलीग उससे पूछती है कि जब ट्रेन सौदा करने के लिए रुकेगी तो क्या हम उस ट्रेन के नीचे से बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकते। फिर डिटेक्टिव बताता है कि मैंने बॉम्ब बनाने वाले से बात की है, अगर हम बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाएगा, उसको सिर्फ वही बंद कर सकता है जिसके हाथ में उसका ट्रिगर होगा। दूसरी तरफ लंदन पुलिस की एक टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरा जंगल छान मारती है लेकिन उनको मार्शा नेल्सन कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब कंट्रोल रूम में महिला हाईजैकर की भी पहचान हो जाती है। उसका असली नाम था मोना हकीमी। मोरक्कन स्पेशल फोर्स में एज ए डॉक्टर काम कर चुकी है लेकिन अफसोस अब वो हमें नहीं बता सकती कि वो किसके लिए काम कर रही थी। फिर वहां से निकलकर ओलिविया फेबर के पास कॉल करती है और बताती है कि विंटर सैम को जॉन बेली ब्राउन सौंपने को तैयार हो गई है। मुझे एक और बात पता चली है, इस मिशन को अंजाम देने के लिए जितने भी लोग इस्तेमाल किए गए हैं सब भाड़े के सैनिक हैं और वो सब यहाँ बर्लिन में आकर इकट्ठे हुए। फेबर समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई अंदर का ही आदमी होगा। फिर ओलिविया जाकर विंटर से बात करती है और कहती है मैंने फेबर से बात की थी, उन्होंने बताया कि इस मिशन में कोई अंदर का आदमी शामिल है और सैम हमें उसका ही सुराग देने की कोशिश कर रहा था। विंटर कहती है अगर फेबर को लगता है कि इसमें कोई अंदर का आदमी शामिल है तो जरूर वो उसका ही कोई आदमी होगा। इतने में वो ट्रेन जमीन से बाहर आ जाती है। अब सब लोगों की निगाहें उसी ट्रेन पर टिकी थी। तभी सैम अनाउंसमेंट करता है कि हम लाइट्स ऑफ कर रहे हैं ताकि कोई भी हमें देख ना पाए। जब तक सब लोग ट्रेन से नीचे नहीं उतर जाते कोई भी सेफ नहीं है और मैं खुद की कसम खाता हूँ आप सबको सेफली ट्रेन से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तभी जैसे ही ट्रेन डिपो पर पहुंचती है रास्ता खत्म हो जाता है और ट्रेन रोक दी जाती है। इस समय वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले और आर्मी वाले भी मौजूद थे। इस समय पायलट बहुत ही टेंशन में था इसलिए वो सैम से पूछता है अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। सैम कहता है बोल देना कि तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर पायलट कहता है लेकिन मैंने तो ये काम पैसों के लालच में किया था, काश मैंने लालच ना किया होता। सैम कहता है तुमने बहुत सी जिंदगियां भी बचाई हैं। फिर वो क्लारा के पास कॉल करता है और कहता है हम पहुंच गए हैं, क्या तुम्हें मेरी पत्नी की कोई खबर मिली? फिर क्लारा विंटर का चेहरा देखकर कहती है आई एम सॉरी सैम। लंदन पुलिस का एक हेलीकॉप्टर अभी भी मार्शा को ही ढूंढ रहा था। अब तो उनका ईंधन भी खत्म होने वाला था इसलिए वो लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेनियल और अगाथा फिर से स्टुअर्ट से मिलने जाते हैं लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक देता है। फिर डेनियल पूछता है कम से कम इतना तो बता दो कि उससे यहाँ पर कौन कौन मिलने के लिए आता है। गार्ड कहता है कोई भी नहीं, लेकिन इतने में स्टुअर्ट वापस अपने सेल की तरफ जाने लगता है। डेनियल पूछता है ये कहाँ घूम रहा है।
फिर गार्ड बताता है कि हर कैदी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जरूरी कदम तो चलने ही पड़ते हैं। लेकिन फिर गार्ड डेनियल की तसल्ली करने के लिए स्टुअर्ट की तलाशी लेने के लिए जाता है और तलाशी के दौरान उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। फिर गार्ड के वापस जाने के बाद लेडी गार्ड स्टुअर्ट को उसका फोन वापस कर देती है और कहती है अब मुझसे तुम्हारा ये काम नहीं होगा। लेकिन स्टुअर्ट कहता है जो भी लोग मेरे लिए काम करते हैं उनके बारे में मैं तय करता हूँ कि उनका काम कब खत्म होगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट और उसकी टीम जॉन बेली ब्राउन को लेकर डिपो के पास वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है और फिर उसको ट्रेन के सामने ले जाते हैं ताकि सैम उसको देख सके। फिर बेली ब्राउन को देखने के बाद सैम कहता है मैं एक एक करके सभी पैसेंजर को छोड़ रहा हूँ। क्लारा कहती है थैंक यू सैम, जब तुम आखिरी बंदक को छोड़ दोगे तो वो कैदी तुम्हें सौंप दिया जाएगा। फिर सैम पायलट की ड्यूटी लगाता है कि सभी यात्रियों को रास्ता दिखाओ और सुरक्षित ट्रेन से नीचे उतारो। फिर सैम अंदर जाता है और ट्रेन का दरवाजा खोल देता है और कहता है सब लोग पायलट के पीछे पीछे जाओ, कोई भी ना तो रास्ते में रुकेगा और ना ही पीछे मुड़कर देखेगा। अब सबकी ये जर्नी खत्म हुई। फिर वो सभी पैसेंजर्स पायलट के पीछे पीछे जाने लगते हैं और ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। दूसरी तरफ फेबर एक रेलवे कर्मचारी के साथ उस प्लेटफॉर्म की तलाशी ले रहा था जहां पहले थोड़ी देर के लिए बेली ब्राउन को लाया गया था। तभी उसे वहां पर एक कैबिन मिलता है जो लॉक था। फिर जब फेबर उसको खुलवाता है तो उसको उसमें से रॉबर्ट के कोलीग की बॉडी मिलती है। फिर जब ये बात कंट्रोल रूम तक पहुंचती है तो ऑफिसर मुहाने बेली ब्राउन के पास जाता है और उसकी सिक्योरिटी कर रहे ऑफिसर को कहता है 1 मिनट के लिए साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी बेली ब्राउन रॉबर्ट से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे कहाँ भेज रहे हो और मेरी आईडी कहाँ है। लेकिन रॉबर्ट कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप खड़े रहो। फिर बेली ब्राउन पूछता है कहीं सैम नेल्सन मुझे मार तो नहीं देगा, मुझे पूरी बात बताओ वरना मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा। तभी ट्रेन की लास्ट पैसेंजर जो कि वही एशियन लेडी थी पायलट को कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन पायलट कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरा काम अभी बाकी है। फिर वो वापस से सैम के पास जाता है और कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, जरा देखो उस तरफ। फिर जब सैम उन लोगों की तरफ देखता है तो रॉबर्ट को पहचान लेता है और कहता है ये तो वही आदमी है जिससे हमारी बात हो रही थी, यानी कि इसी के पास डिटोनेटर है। दूसरी तरफ फेबर ओलिविया के पास कॉल करके कहता है मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे रॉबर्ट लैंग का ही हाथ है, उसकी पहुंच हर जगह है। जो मेरी नाक के नीचे से ये घिनौना खेल खेल रहा था वो कभी भी गलत काम करने से डरता नहीं है, पता नहीं इस समय वो कहां पर होगा। तभी ओलिविया की नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है और वो देख लेती है कि इस समय रॉबर्ट जॉन बेली ब्राउन के ही साथ है। इतने में रॉबर्ट बेली ब्राउन को साथ लेकर ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसको ट्रेन के अंदर हथकड़ियों से बांध देता है। लेकिन तभी सैम एक खतरनाक चाल चलता है, वो जल्दी से ट्रेन के दरवाजे बंद कर देता है और ट्रेन को वापस से भगा कर ले जाता है क्योंकि उसको पता था कि अब रॉबर्ट इस ट्रेन में धमाका नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद भी मर जाएगा। अब ट्रेन के वापस चलते ही चारों तरफ खलबली मच जाती है, किसी को भी समझ में नहीं आता कि सैम आखिर कर क्या रहा है। फिर ओलिविया बताती है कि सैम बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी है, जरूर उसने पता लगा लिया होगा कि रॉबर्ट ही वो आदमी है जो उससे ये काम करवा रहा है और जब तक वो खुद ट्रेन पर है कोई भी ट्रेन को नहीं उड़ा पाएगा। तभी ट्रेन में रॉबर्ट अपनी गन निकाल लेता है और लोकोमोटिव के दरवाजे पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो वापस ट्रेन के अंदर आता है तो बेली ब्राउन उसको गाली देकर कहता है मुझे खोल दे कमीने, लेकिन रॉबर्ट बेली ब्राउन के पांव में ही गोली मार देता है। फिर जब वो ट्रेन के पिछले हिस्से में जाता है तो वहां पर उसको पायलट मिल जाता है। फिर वो पायलट के गले पर बंदूक रखकर पूछता है कि बता सैम कहाँ है। लेकिन इतने में स्पीकर में से आवाज आती है मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, हिम्मत है तो चलाओ गोली और मुझे मार दो। अब रॉबर्ट एक तो पहले से ही गुस्से में था इसलिए वो मूर्खता कर बैठता है और सैम पर गोलियां चलाकर अपनी बंदूक खाली कर देता है। फिर वो डराने के लिए ट्रेन के नीचे लगे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, लेकिन सैम कहता है मुझे नहीं लगता तुझ में इतनी हिम्मत है। फिर जब रॉबर्ट उसको उसकी पत्नी को मारने की धमकी देता है तो सैम कहता है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सैम की वाइफ मार्शा वापस अपने घर पहुंच जाती है और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला देती है ताकि उसको ढूंढ रही पुलिस को पता चल जाए कि वो इस समय कहां पर है। दूसरी तरफ सैम रॉबर्ट को
कहता है, देखो तुम भी इसको मारना चाहते हो और मैं भी। मेरा इसे मारने का मकसद बिल्कुल साफ है, इसने मेरे बेटे को मारा। ये बात सुनकर बेली ब्राउन हंसने लगता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे बेटे को जानता भी नहीं, जरूर तुम्हारे दिमाग में ये सोच इसी ने डाली होगी। तभी रॉबर्ट कहता है, हमारे पास बस यही एक तरीका था कि हम तुमसे अपना काम करवा सकें। अब अगर तुम अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो बिल्कुल भी होशियारी मत करना। फिर सैम उसको कहता है, एक काम करो, तुम ट्रेन से नीचे उतर जाओ और फिर तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा, बदले में बस मेरी वाइफ को जिंदा रहने दो। लेकिन रॉबर्ट सैम का ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है और मैसेज में टाइप करने लगता है कि मार्शा को मार दो। लेकिन तभी सैम पायलट की तरफ इशारा करता है और पायलट अचानक से तेज ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण रॉबर्ट नीचे गिर जाता है और उसका डिटोनेटर भी दूर जाकर गिरता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और रॉबर्ट सैम को पीटकर ट्रेन से नीचे उतार देता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठे सिपाहियों को मार्शा की जलाई हुई आग दिख जाती है, इसलिए वो लोग आग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो आग उन दोनों कातिलों को भी दिख जाती है, इसलिए वो भी मार्शा को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रॉबर्ट ट्रेन से नीचे उतरकर काफी दूर चला जाता है और छुपकर बॉम्ब विस्फोट कर देता है, जिसके कारण ट्रेन में जोरदार धमाका होता है। धमाके के कारण कंट्रोल रूम में भी खलबली मच जाती है और वो समझ जाते हैं कि रॉबर्ट ने ट्रेन को उड़ा दिया। तभी ओलिविया पूछती है, जिस जगह ब्लास्ट हुआ है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? क्लारा कहती है, पैदल 5 मिनट का रास्ता है। फिर विंटर के रोकने के बावजूद ओलिविया वहां के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट स्टुअर्ट के पास फोन करता है और स्टुअर्ट कैमरे से छुपकर बड़ी ही चालाकी से फोन अटेंड करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कभी भी फोन नहीं करोगे, मैं ही तुम्हें फोन करूंगा। इस समय स्टुअर्ट पर नजर रखा सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि जरूर वो किसी से बात कर रहा है, इसलिए वो उसके रूम में लगे माइक से उसकी बातें सुनने लगता है और इस बात का स्टुअर्ट को बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी रॉबर्ट बताता है कि मैंने उनको मार डाला, लेकिन एक समस्या हो गई। अब सबको पता चल गया है कि इस काम के पीछे मेरा हाथ है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए और मेरे पैसे भी। तभी गार्ड अगाथा को कहता है, आपको भी स्टुअर्ट की ये बात सुननी चाहिए। स्टुअर्ट कहता है, अगर तुमने उन दोनों को मार दिया है तो तुम्हें तय किए हुए पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे। लेकिन इतने में उसको फोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल वो आवाज सैम और पायलट की थी, जो कि विस्फोट होने से पहले ही ट्रेन से नीचे उतर गए थे। फिर वो दोनों रॉबर्ट का पीछा करने लगते हैं और रॉबर्ट उनसे बचकर भागने लगता है। फिर सैम काफी दूर तक रॉबर्ट का पीछा करता है, लेकिन वो हाथ नहीं आता। लेकिन तभी वहां पर फेबर बहुत सारी पुलिस को लेकर पहुंच जाता है और पुलिस रॉबर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वाले भी अनाउंस करते हैं और दोनों किलर्स को कहते हैं, जिस हालत में भी खड़े हो वैसे के वैसे ही खड़े रहो, वरना शूट कर दिए जाओगे। तभी गोल्ड भी बाहर आ जाता है और पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले रॉबर्ट को आवाज लगाकर कहते हैं, अपने घुटने पर बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठता। इतने में उसके पास स्टुअर्ट का फोन आता है। सैम कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी फोन नहीं उठाता, लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता और फिर जैसे ही वो फोन निकालने लगता है, पुलिस वाले उसको शूट कर देते हैं। उसका फोन अभी भी बज रहा था, लेकिन फोन उठाने वाला अब जिंदा नहीं रहा। तभी 2 पुलिस वाले स्टुअर्ट के पास आते हैं और कहते हैं, जमीन पर बैठ जाओ, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है। फिर वो लोग स्टुअर्ट को दबोच लेते हैं। तभी डेनियल वहां पर आता है और बताता है कि सैम और उसकी पत्नी दोनों जिंदा हैं और बिल्कुल सेफ हैं। 2-2 हाईजैक करके तुमने बस एक ही चीज हासिल की है और वो है अपने खुद के परिवार की बर्बादी। दूसरी तरफ ट्रेन में से जितने भी पैसेंजर डिपो पर उतारे गए थे, उन सबको एक बस में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है, ताकि जो लोग जिस जिस जगह पर भी जाना चाहें वहां पर जा सके। तभी विंटर भी चांसलर से बात करके उनको गुड न्यूज देती है कि ये मिशन खत्म हुआ और अब सभी पैसेंजर सेफ हैं। तभी क्लारा का बॉस उसके पास आता है और कहता है, ये कॉफी मुझे दे दो और तुम घर जाकर आराम करो, आज तुमने काफी लंबी ड्यूटी की है। फिर जाने से पहले क्लारा पूरी ट्रेन प्रणाली को रीसेट कर देती है और आफ्टर चेकिंग जर्मनी में फिर से ट्रेनें दौड़ने लगती है, हर रोज की तरह। लास्ट सीन में हम देखते हैं ओलिविया सैम से मिलने के लिए आती है और उसका फोन उसको वापस देते हुए कहती है, तुम अब जिससे भी चाहे बात कर सकते हो। सैम पूछता है, क्या मार्शा ठीक है? ओलिविया बताती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है और कहता है, मैं सैम बोल रहा हूँ, सैम नेल्सन। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। भाई मुझे तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी
और जो इसका फर्स्ट सीजन था वो तो इससे भी जबरदस्त था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जो कि मैंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।